नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए घटना चक्र की जो बुक आती है उसकी सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें हम अब तक प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, देखिए इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपको यूपी ट्रिपल एस सी में पेट में जीएस के लिए किसी भी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को 1 से 2 बार पढ़कर इसका रिवीजन करिए, आपके जीएस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए वैसे तो यूट्यूब पर या वैसे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, आपको घंटों घंटों की मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये आपका सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको बहुत डेप्थ में जाकर कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। ये टोटली फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको फैक्ट रटने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बुक पढ़ने से ज़्यादा यूज़फुल कुछ भी नहीं होता है, और आपने यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कराई गई पिछली परीक्षाओं में ये चीज़ मैं नोटिस भी की होगी। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जिसका फर्स्ट टॉपिक है सल्तनत काल। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ए फिरदौस शाह, बी मोहम्मद गोरी, सी मोहम्मद बिन कासिम या डी महमूद गजनवी। देखिए तो कौन था, वो कौन सा मुस्लिम शासक था, ठीक है, जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया? तो वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध को जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। देखिए इससे 2-3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि किसको हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने? तो सिंध के शासक दाहिर को हराया था। ठीक है, दाहिर को हराकर इसने सिंध प्रांत पर अपना कब्जा किया था। ठीक, और इस सिंध विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है या किस किताब से मिलती है? तो एक फारसी भाषा का ग्रंथ है चचनामा, उससे मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में या डी महाराष्ट्र में? तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आप सभी को पता, ये लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था कि खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। ठीक, अब देखिए 2-3 क्वेश्चन इससे आपके क्या बनते हैं कि ये जो खजुराहो के मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है, ये किस वंश के राजाओं से संबंधित हैं? तो ये चंदेल शासकों या चंदेल राजाओं से संबंधित हैं। और इनमें से जो सबसे अधिक प्रसिद्ध या जो इसका सबसे अच्छा मंदिर है, सर्वोत्तम मंदिर है, वो कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ये मंदिर महादेव को समर्पित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? ठीक, देखिए तो पहला है तराइन में। इसमें देखिए आपसे पूछ रहा है जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया था। ठीक, ए तराइन 1192 में, बी चंदावर 1193 में, सी कन्नौज 1194 में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी में भी नहीं मारा गया था जयचंद्र। कहाँ मारा गया था आइए देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद्र मारा गया। ठीक, तो देखिए कब 1994 में
और कहाँ पर के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। ठीक, देखिए इसमें अगर ऑप्शन बी में 1993 की जगह 94 होता तो ऑप्शन बी ठीक होता। ठीक है, तो याद रखिएगा जयचंद कब और कहाँ मारा गया। जयचंद 1994 में मारा गया था, चंदावर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। जो मोहम्मद गोरी था वो पृथ्वीराज तृतीय से कब पराजित हुआ था, या पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को कब पराजित किया था। 1471 में, 1191 में, 1391 में या 1061 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 1191 में। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। कब पराजित हुआ था, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था। देखिए पहले तो वो 1191 के प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज से हार गया, लेकिन दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, उसमें उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है। ठीक, तो अमीर एटा, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ। देखिए आपको इतना आइडिया होगा कि जो अमीर खुसरो है इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, एटा में, कासगंज में, कन्नौज में या लखनऊ में। तो इसका सही आंसर क्या है, कासगंज। ठीक, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। देखिए अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज, काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें किस किस चीज़ का जनक माना जाता है, उर्दू का, खड़ी बोली का, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। किसको, अमीर खुसरो को। इन्होंने किसान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, नूर सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो, देखिए कभी कभी आपसे किसी का नाम दे देते हैं और उनका उपनाम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो का उपनाम क्या है, तूती ए हिंद। ठीक, देखिए अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में अथवा 1253 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये आपके अलग अलग रेफरेंस है, एक आपका रेफरेंस है मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी का और एक है हरीश चंद्र वर्मा की एक किताब है उसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी कवि थे। देखिए तूतीय हिंद कहा जाता है उर्दू में और भारत का तोता कहा जाता है हिंदी भाषा में। किसको, अमीर खुसरो को। तो आपसे पूछा है कि अमीर खुसरो किसके दरबार के दरबारी कवि थे, इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान के, बलबन के या अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक, देखिए अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता या तूतीय हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के दरबारी कवि थे। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, होपफुली सबको पता होगा कि ये बलबन की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक या डी बाबर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए बलबन। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, जो उसने लौह और रक्त की नीति बनाई थी, तो बलबन की नीति किसने बनाई थी, बलबन ने बनाई थी। और उसके जो राज सिद्धांत थे या राजत्व सिद्धांत थे वो क्या थे, उसका कहना था ये जो सुल्तान का पद है यानी कि जो सर्वोच्च सत्ता है, ये का जो पद है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और दूसरा उसने कहा था कि जो सुल्तान है उस पर किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए। ठीक है,
राजा निरंकुश होना चाहिए और वो जो चाहे वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत है, ऐसा इनके उसमें माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में शामिल है? हुमायूं का मकबरा में, महाबोधि मंदिर समूह में, कुतुब मीनार में या लाल किला परिसर में? तो अलाई दरवाजा कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में स्थित है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में स्थित है, ठीक है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले, हजार सितून महल का भी निर्माण कराया था। ठीक, तो इसकी जो आपकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। ठीक है, और ये किस कला का उदाहरण है? तो ये तुर्की कला का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? देखिए, अब तक तो अभी क्या पूछा था? अभी आपसे पूछा था किस विरासत स्थल में है, और आपका आंसर क्या था? कुतुब मीनार। अब देखिए, कुतुब मीनार कहाँ पर है ये शायद सभी को पता होगा। ठीक, तो ये कॉमन सेंस है कि अगर आपको ये पता है कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, कुतुब मीनार कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अलाई दरवाजा ये कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ए 1296 से 1316, बी 1286 से 1316, सी 1303 से 1334 या डी 1410 से 1437? तो इसका जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ठीक, इसका ऑप्शन ए 1296 से 1316 ये क्या है? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि है। देखिए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 थी। इसने 1296 ईस्वी में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। देखिए, ये जो जलालुद्दीन थे ये अलाउद्दीन खिलजी के पत्नी के पिता भी थे। ठीक, तो और इन्होंने क्या किया था, और ये इनके चाचा भी लगते थे। तो इसने धोखे से, जो उस समय के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, उनको धोखे से एक जगह पर बुलाया और वहां उनकी हत्या कर दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था? तो देखिए, पहला तो इस क्वेश्चन से ही आपको एक क्वेश्चन मिल गया, क्या कि जो नालंदा था वो क्या था? एक प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये कब नष्ट हो गया था? 600 ईस्वी में, 980 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में या 1527 ईस्वी में? तो ये कब नष्ट हो गया था? ये आपका 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, अतः नजदीक उत्तर विकल्प सी हो सकता है। देखिए, इसमें क्या है? इसमें जो एक लाइन ये लिखी है, नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत के इतिहास में आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण कौन से हैं? आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और एक चीज़ ये देख लीजिए, उस पर किसने नष्ट किया था उसको? तो बख्तियार खिलजी ने किया था, और ये बख्तियार खिलजी किसका दास था? मोहम्मद गोरी का दास था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ठीक है, जो तैमूर था
मंगोल का सैनिक, ठीक है, मंगोल का शासक था तैमूर। इसने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1294 में, 1417 में, 1213 में या 1398 में? तो इसने कब आक्रमण किया था? 1398 पर में। जो तैमूर था उसने भारत में 1398 में आक्रमण किया था। देखिए, मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। ठीक, इसने क्या किया था? जो तुगलक वंश था उसके अंतिम शासक नसरुद्दीन शाह को पराजित कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक? देखिए, तो आपको ये आइडिया होगा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये इनके बाद का शासक है। और देखिए, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, तो इसका टाइटल क्या है? एक तो ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है कि ये तो नहीं होगा, बचे आपके 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, तो तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तुगलक वंश की स्थापना भारत में किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। देखिए, भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक और इसका दूसरा नाम क्या है? गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन, सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया? तो वो कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का उपनाम या अन्य नाम क्या है? गाजी मलिक है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से या शाह वंश से? देखिए, कई लोग खिज्र देख के खिलजी वंश कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है? सैयद वंश है। ठीक है, तो जो खिज्र खान था वो क्या था? सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, जो भारत में सैयद वंश की स्थापना है वो खिज्र खान ने की थी। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था और 1421 में खिज्र खान की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें से आपसे जो एक चीज पूछी जा सकती है वो क्या है? ये। ठीक, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। ठीक, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? एक आपने छोटे में पोइट्री पढ़ी होगी, इब्न बतूता का जूता, ऐसा करके कुछ था। ठीक, देखिए, तो किसने की थी? इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, इब्राहिम लोदी के या अकबर के? तो ये जो इब्न बतूता था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, देखिए, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रेहला के नाम से जाना जाता है। देखिए, इब्न बतूता का जो यात्रा वृतांत है उसका नाम है रेहला। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता ने जो अपना यात्रा चित्र लिखा है वो किस नाम से है? तो उसका राजित किया था। कब किया था? 1527 में, 1526 में, 1525 में या 1524 ईस्वी में? तो जो बाबर है इसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1526। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए, इससे एक चीज़ आपको और क्या पता चली? जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। देखिए, आपके जो वनडे एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी टाइप के, रेलवे के, ग्रुप डी के, इनमें डेट्स आपसे बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, और जो युद्ध हैं आपके, जो इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध हैं, जो निर्णायक युद्ध हैं, उनकी डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक इससे ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये किनके किनके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो ये किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक, देखिए,
बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। देखिए, आपसे क्वेश्चन कभी कभी घुमाकर भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा युद्ध था जिसने बाबर को भारत में अधिकार दिला दिया। तो कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, और इसने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। और इब्राहिम लोदी को हराकर इसने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? दिल्ली और आगरा पर। ठीक है, ये देखिए, दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ठीक, देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि जैसे एक कोई शासनकाल चल रहा है किसी राजा का, तो उसके दरबार में बहुत सारे लेखक होते हैं। तो इसमें पूछा है इनमें से कोई 3 है और जो एक नहीं है बताइए वो कौन सा नहीं है। ठीक है, अब्बास खां सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या मिन्हाज उस सिराज। तो कौन नहीं है? तो इसमें जो अब्बास खां सरवानी है ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। इस पुस्तक का नाम तारीख शेरशाही है। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। देखिए, इसमें जो अन्य 3 हैं कौन? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हाज उस सिराज। इन तीनों ने क्या लिखा है? दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। ठीक है, लेकिन ये जो अब्बास खां सरवानी है इसने शेर शाह के बारे में लिखा है। ठीक, और जिस पुस्तक में शेर शाह के बारे में लिखा है उस पुस्तक का क्या नाम है? तारीख शेरशाही। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तारीख शेरशाही का लेखक कौन है? तो कौन है? अब्बास खां सरवानी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। देखिए, ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था क्योंकि आप सभी को लगभग पता होगा कि जो विजयनगर सम्राट है उसकी नींव 2 भाइयों ने मिलकर रखी थी जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए, या तो इसमें एक ऑप्शन दिया होता ए और बी दोनों, तब ये क्वेश्चन सही हो सकता था। ठीक है, तो ये आयोग का एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, इसका देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर क्या है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन्होंने मिलकर इस साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। अतः इस प्रश्न के के 2 विकल्प ए और बी सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए, ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा साम्राज्य, कौन सा राज्य किस नदी के किनारे है, कौन सा मंदिर किस नदी के किनारे है, कौन सा साम्राज्य किस नदी के किनारे था। ठीक है, या कौन सी इमारत किस नदी के किनारे बनी हुई है। इस तरह की चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाती हैं। तो जो विजयनगर राज्य है ये किस नदी के किनारे बसा था? ए गंगा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा या डी कृष्णा। तो ये जो विजयनगर राज्य है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, और विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने मिलकर की थी। देखिए, कृष्णा नदी की सहायिका तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। देखिए, विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। ठीक, इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। ठीक, देखिए, इससे जो 3-4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, पहला तो आपका ये बनता है कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक है। ठीक है,
और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। और जो विजयनगर था उसका वर्तमान नाम क्या है? उसका वर्तमान नाम हम्पी है। ठीक। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसके जो 4 राजवंश हैं उनके आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। पहला है संगम वंश, दूसरा है सालुव वंश, तीसरा है तुलुव वंश और चौथा है अराविडु वंश। इन चारों वंशों ने मिलाकर लगभग 300 वर्षों तक विजयनगर पर शासन किया। देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध या सर्वोत्कृष्ट राजा माना जाता है वो कृष्णदेव राय को माना जाता है। और ये माना जाता है कि जब कृष्णदेव राय का शासन था उस समय जो विजयनगर साम्राज्य था वो अपने मतलब शिखर पर था। ठीक है, अपने सर्वोच्च स्थान पर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? ए नरसा नायक ने, कृष्णदेव राय ने, अच्युत राय ने या वीर नरसिंह ने? तो जो तुलुव वंश था इसकी स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, तो जो वीर नरसिंह थे ये तुलुव राजवंश के संस्थापक थे। देखिए तुलुव राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुव द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलुव ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने शासन किया। देखिए एक चीज और यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट है क्या, जो वीर नरसिंह तुलुव थे ये कौन थे? कृष्णदेव राय के भाई थे। ठीक, देखिए कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर तेलुगु भाषा में एक नवीन नगर बसाया जिसमें तथा आमुक्तमाल्य तेलुगु भाषा में नामक ग्रंथ की रचना की। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। देखिए एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहली बात तो ये जो वीर नरसिंह तुलुव थे ये कौन थे? कृष्णदेव राय के भाई थे। ठीक, उन्होंने और ये क्या, देखिए कि ये पूछा जा सकता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस शासक को भारत का शक्तिशाली शासक बताया था? कृष्णदेव राय को। ठीक है, और क्या, ये देखिए आमुक्तमाल्यद एक ग्रंथ ये है और एक नागलपुर। ठीक है, ये नागलपुर क्या है? ये एक नवीन नगर है और जो ये है आमुक्तमाल्यद ये एक ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? ठीक, ए बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य था। देखिए इस क्वेश्चन से आपको एक ये आइडिया मिल रहा होगा कि देखिए उस टाइम भी जो महिलाएं थी उनकी ठीक ठाक स्थिति थी। ठीक है, उस समय भी उनके पास अधिकार थे, उनको स्वतंत्रता थी। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थीं। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में भी नियुक्त की जाती थीं। वे युद्ध क्षेत्र में भी जाती थीं। देखिए जब अगर कभी मतलब आपसे विमेन प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा के बारे में पूछा जाए तो आप अगर आपको उनके मतलब अच्छे पॉजिटिव सेंस में लिखना है तो आप विजयनगर साम्राज्य का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उस समय क्या था, स्त्रियों को समाज में समान क्या था, सम्मान प्राप्त था, उनको सारे अधिकार प्राप्त थे, उनको राज्य सेवाओं में भी उच्च स्थान दिए जाते थे और जितनी भी कलाएं हैं उनमें भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। देखिए एक पायस था, उसके अनुसार वहाँ का लोकप्रिय खेल क्या था? कुश्ती था। ठीक है, लोकप्रिय खेल कब कब का? विजयनगर शासनकाल के समय का। एक और ये जो खेल है कुश्ती ये महिलाओं और पुरुषों में समान रूप से प्रचलित था और जो स्त्रियां हैं ये अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में भी नियुक्त की जाती थी और सबसे बड़ी बात कि वो युद्ध क्षेत्र में भी भाग लेती थी। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपका
जो टॉपिक था आपका कौन सा, सल्तनत काल, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम मुगल साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, ये आपके जीएस के किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच।